जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टर होगा जिसने अपनी लाइफ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके कभी भी कोई भी गलती नहीं की होगी और डे वन से ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके बेस्ट डिसीजंस लेता आया होगा। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसी जर्नी है जो कि आपको धीमे धीमे एक्सपीरियंस करके ही समझ में आती है और इस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आप कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलतियाँ ज़रूर करेंगे, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। बस एक समझदार इन्वेस्टर वही इन्वेस्टर होता है जो कि अपनी इन गलतियों से सीखता है। और अगर मैं बात करता हूँ तो एक और भी ज़्यादा समझदार और एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो कि दूसरों की गलतियों से सीखता है और खुद ऐसी गलतियां करने से बचता है। क्योंकि देखिए ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हर एक चीज़ खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखने बैठ जाएंगे तो इसमें आपका समय और पैसा दोनों ही ज़्यादा बर्बाद हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही सोच के साथ आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ा पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर इन्वेस्टर्स तक पहुंचा पाए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हमारे पास आ जाती है वो है इन्वेस्टिंग इन रेगुलर फंड्स। अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आपने इससे पहले कभी भी इन्वेस्टमेंट्स को समझने की या जानने की कोशिश नहीं की है, तो ये 90% चांसेस है कि जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी या म्यूचुअल फंड्स की बात होगी तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगे किसी बैंक या फिर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ट्रैप है जो कि आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसी बैंक या एजेंट के पास जाते हैं तो ये 99.9% गारंटीड है कि वो आपका पैसा हमेशा किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करवाएंगे इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें किसी बैंक या फिर एजेंट की कमीशन जुड़ी होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो अगर किसी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, तो उसी म्यूचुअल फंड का अगर मैं रेगुलर प्लान की बात करता हूं, रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करता हूं, तो उसका एक्सपेंस रेशियो हो सकता है 1.5% हो सकता है 1.75% हो। मे बी ये जो 1% की वैल्यू है, ये वैल्यू अभी आपको बहुत छोटी लगेगी कि यार 1% कमीशन के बारे में भी इतना क्या सोचना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 1% कमीशन होती है, ये कमीशंस अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 15 साल या 20 साल या 25 साल की बात करते हैं, तो ये कमीशन लैक्स ऑफ रुपीज़ में पहुंच सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं तो ये 99% गारंटीड है कि वो किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान के साथ आपको एक यूलिप प्लान और चिपका देंगे, जो कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, जिनमें आपका फ़ायदा कम है, बैंक्स का फ़ायदा ज़्यादा है। क्योंकि यूलिप प्लान्स के अंदर बैंक्स की 2 से 4% तक की कमीशन हो सकती है। तो जहां आपको रिटर्न्स मिलने चाहिए थे 12% के, वहां आपको रिटर्न्स मिलेंगे 7 या 8% के ही। तो अगर मैं सीधी बात करूं तो एक स्टूपिड इन्वेस्टर मत बनिए। सबसे पहले आप एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कर लीजिए। आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, कोई बात नहीं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए, कोई दूसरा चैनल फॉलो कीजिए, जहां से आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आए। जरूरी ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को शुरू से ही सही तरीके से करें। अगली मिस्टेक आ जाती है डिपेंडिंग ओनली ऑन SIP। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी थिंक बियॉन्ड SIP, जिसको व्यूवर्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इस पॉइंट को थोड़ा सा छोटा और सिंपल रखने के लिए अगर मैं इस वीडियो की मोटी मोटी जो बात है वो आपको समझा दूं, तो बात यह है कि अगर आप ऑलरेडी SIP के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि SIP एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही ऑटोमेटेड तरीका होता है अपना पैसा रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। लेकिन जो भी आपकी SIP चल रही है, क्या आप उस SIP से हटकर भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं? जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, अगर उन मंथली एक्सपेंसेस में सारे खर्चे निकालने के बाद, सारा एंजॉयमेंट करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाता है, तो क्या आप उस पैसे को किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर किसी स्टॉक में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, इससे पहले कि वो पैसा आप बेकार में कहीं ना कहीं खर्च कर दें। तो जो भी आपका पैसा बच जाता है, फिर चाहे वो 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, 2000 रुपये हो, आपको इस पैसे को भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए एक इंडेक्स फंड के अंदर। अब ये कौन सा इंडेक्स फंड है जहाँ पर आपको ये वाला अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और मैंने इंडेक्स फंड ही क्यों सजेस्ट किया है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगली मिस्टेक आ जाती है नॉट स्टेप अप। अगर आप ऑलरेडी SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है,
तो हो सकता है कि आपकी जो एसआईपी जा रही हो वो 5,000 रुपये महीने की जा रही हो या फिर 10,000 रुपये महीने की जा रही हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 10,000 रुपये महीने की एसआईपी लेके चलता हूँ तो यानी कि आपने एक साल में जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो की हैं 1,20,000 रुपये। तो पहले साल आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो की हैं 1,20,000 रुपये की। अगले साल जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जाएंगी वो फिर से 1,20,000 रुपये की ही जाएंगी, यानी कि आपकी जो टोटल 2 साल की इन्वेस्टमेंट्स बन जाती हैं वो बन जाती हैं 2,40,000 रुपये। तो 3 साल तक भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही जाएंगी, 4 साल या 5 साल तक भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही जाएंगी 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते ही हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर आपने मिस कर दी है वो कर दी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हर साल 5 या 10% या किसी भी वैल्यू से बढ़ाना। देखिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है या फिर जो भी आपकी इनकम स्ट्रीम है, मेन हमारा मोटिव ये होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहे। तो हमारी जो इनकम है हम चाहते हैं कि वो इनकम हर साल बढ़े, जो कि हो सकता है कि आपके 5% या 10% के हिसाब से बढ़ रही हो, आपको इतना इंक्रीमेंट मिल रहा हो। अगर आपका बिजनेस है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो बिजनेस की जो इनकम है वो इनकम बढ़े, हमारा बिजनेस थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रो करे, पहले साल के मुकाबले अगले साल आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएँ। तो जनरली लोग अपनी इनकम तो जनरेट कर लेते हैं, इनकम को बढ़ा भी लेते हैं, इनकम के हिसाब से अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो भूल जाते हैं वो है जो उनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है, जो कि 10,000 रुपये महीने की चल रही थी एग्जाम्पल के लिए, उस एसआईपी को कुछ वैल्यू से बढ़ाना। अभी कुछ वैल्यू कितनी होती है, हो सकता है कि आप 5% से बढ़ाएं, हो सकता है कि आप 10% से बढ़ाएं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी की बात करते हैं, तो अगर आपकी एसआईपी पहले साल 10,000 रुपये पर महीने के हिसाब से कटी है, तो अगला साल जब लगता है तो अगले साल मेरे ख्याल से आपको अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर देना चाहिए। अगर आप 10% से स्टेप अप करते हैं, यानी कि 10,000 का 10% यानी कि 11,000 रुपये, तो अगले साल आपकी एसआईपी 11,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कटनी चाहिए। सेम इसी तरीके से जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आप अपनी एसआईपी को भी इंक्रीज़ करते चलिए। अगले साल आप उसको फिर से 10% से इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो अगर आप अपनी एसआईपी को हर साल थोड़ी सी वैल्यू से इंक्रीज़ कर देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके जो फाइनल अमाउंट होगा, जो आपके फाइनल रिटर्न्स होंगे 10 साल में या 15 साल में, उस पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं ऑनलाइन किसी एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, तो अगर आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट्स है 10,000 रुपये की, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अगर हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए आप 10% का ग्रोथ रेट ही लेके चल रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं 15 साल का, और अगर हम स्टेपअप को अभी चूज़ नहीं करते हैं, हमारा स्टेपअप है 0% का, तो 15 साल के बाद आपको 10% के हिसाब से जो फाइनल अमाउंट मिलता है वो मिलता है 41,79,200 रुपीज़ के आसपास का। वहीं अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं 10% स्टेपअप के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो फाइनल वैल्यू यहाँ पर बन जाती है 15 साल में, वो बन जाती है 74,37,000 रुपीज़ की। तो एक तरफ जहां एक इन्वेस्टर को बिना किसी स्टेपअप के मिलते हैं 41,79,000 रुपीज़, वहीं एक दूसरे इन्वेस्टर को 10% स्टेपअप के साथ मिलते हैं 74,37,800 रुपीज़, यानी कि नियरली डबल रिटर्न्स। और ये जो स्टेपअप का ऑप्शन होता है, ये हर एक एएमसी अपने म्यूचुअल फंड के अंदर किसी भी इन्वेस्टर को स्टेपअप का ऑप्शन देती है। आप ये स्टेपअप अपनी म्यूचुअल फंड की जो आपने एसआईपी क्रिएट की है उस टाइम पे भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग एसआईपी है जो कि मे बी हो सकता है पिछले 4 साल से या 5 साल से एज इट इज़ चल रही हो, उसको भी आप एडिट करके उसके अंदर स्टेपअप को चूज़ कर सकते हैं। अगली मिस्टेक आ जाती है इन्वेस्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। देखिए, जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा आप 1 साल बाद निकाल लेंगे या 2 साल बाद निकाल लेंगे और ये पैसा आपको बढ़ के ही मिलेगा, तो यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर स्टॉक में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उस म्यूचुअल फंड ने या स्टॉक में पिछले 1 साल में 10% के, 12% के या 15% के रिटर्न्स दिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपको अगले साल या 2 साल में 10% या 15% के रिटर्न ज़रूर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पास्ट में किसी स्कीम ने जो रिटर्न्स दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर रिटर्न्स या उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे, ऐसा आप अज्यूम नहीं कर सकते। तो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ 1-2 साल के लिए, तो हो सकता है कि आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें, 5 साल से ज़्यादा के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट करें, जिससे कि एसआईपी के थ्रू जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रेगुलरली आपकी होती रहें। स्टॉक मार्केट अगर बुल रन में हो तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स जाएँ, स्टॉक मार्केट जब बेयर रन में होती है या स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा फॉल होता है, तब भी एसआईपी के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली जाती रहती हैं। इससे आपको फ़ायदा मिलता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओवरऑल जो वैल्यू है वो भी एवरेज हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म।
तो अगर आपको 6 महीने बाद कोई बाइक खरीदनी है या फिर 2 साल के बाद एक कार खरीदनी है और अगर आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी के अंदर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो आपके लिए बेटर यही है कि इस अमाउंट को आप अपनी एफडी में ही रखे रहने दीजिए, क्योंकि एफडी से आपको कम से कम 6.5% या 7% के जो रिटर्न्स हैं या इंटरेस्ट है वो तो आपको मिल ही जाएगा, जो कि गारंटीड होता है। या फिर आपको अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना ही है तो या तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए या फिर किसी हाइब्रिड फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगली मिस्टेक आ जाती है हंटिंग फॉर क्विक मनी। अगर आप रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो उस अमीर बनने के सपने में आपके पास मल्टी बैगर स्टॉक्स का सपना भी आता होगा या फिर ट्रेडिंग का सपना भी आता होगा। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक्स के पीछे पड़ना बंद कर दीजिए, ट्रेडिंग में अपना पैसा बार बार जलाना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता या फिर मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता, लेकिन हाँ, ये चीज़ आपके लिए भी काम करेगी या फिर सबके लिए काम करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग को लेकर सेबी की जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी, अगर आपने इस रिपोर्ट को नहीं देखा है तो सेबी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स दे आर एक्चुअली लूजिंग देयर मनी। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 11% ट्रेडर्स ही अपना पैसा स्टॉक मार्केट में एफएनओ में ट्रेडिंग करके बना पा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये 99.9% गारंटी है कि आप उन 11% ट्रेडर्स में नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में बिजी होंगे या फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को और भी ज़्यादा स्किल अप करने में बिजी होंगे या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग की वीडियोज बना रहे होंगे। तो ये जो क्विक मनी कमाने का भूत है, जल्दी अमीर बनने का भूत है, मेरे ख्याल से इस भूत की वजह से ही लोग अधिकतर मल्टी बैगर स्टॉक्स के पीछे पड़े हुए हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ट्रेडिंग में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेटर यही होगा कि आप क्विक मनी की जगह आप सही इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें, स्लोली अपना पैसा इन्वेस्ट करें, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओवर द टाइम आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा, आपको ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आप कम से कम अपना पैसा गंवा नहीं रहे होंगे, भले ही आपको उस पैसे पे कम रिटर्न्स मिले। अगली मिस्टेक आ जाती है रनिंग बिहाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। हर साल आप देखते होंगे कि हर साल की शुरुआत में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को लेके वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे 2021 में आई होंगी बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2021, फिर आई बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2022, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023। एक वीडियो मैंने भी बनाई थी बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2023। 2024 में भी ऐसी वीडियोस आएंगी, 2025 में भी आएंगी, 2050 में भी आएंगी। ये वीडियोस हर साल लॉन्च होती रहेंगी। तो हर साल इन वीडियोस को देख देख के आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यार पिछले साल जिस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था वो म्यूचुअल फंड इस बार बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या मुझे ये जो नया बेस्ट म्यूचुअल फंड है इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जो कि लोग करते भी हैं और करते करते नए नए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके उनकी जो म्यूचुअल फंड की लिस्ट है वो बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे कि आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो रिटर्न्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि हर साल जो नए नए म्यूचुअल फंड्स आते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स क्यों आते हैं और ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपीज़ का आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका जो ये वाला कन्फ्यूजन है इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि आपको हर साल नए नए म्यूचुअल फंड्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड में कुछ R&D करके कुछ एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम को समय दीजिए कि आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम से कुछ बेहतर रिटर्न्स देखने को मिले। हर म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से परफॉर्म करता है। एक साल कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है तो अगले साल दूसरा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। इसीलिए ये जो रैंकिंग है, ये जो बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट है, ये हर साल बदलती रहती है। अगली मिस्टेक आ जाती है नॉट इन्वेस्टिंग इन मार्केट फॉल। ये जो मार्केट फॉल होता है या फिर जिसको स्टॉक मार्केट का बियर रन बोला जाता है, इसको अधिकतर इन्वेस्टर, खासतौर पर जो बिगिनर इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं और अपनी जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज़ हैं या तो उनको पॉज कर देते हैं या फिर जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको करना बिल्कुल बंद कर देते हैं जब तक मार्केट वापस अपने बुलिश रन में नहीं आती। तो ऐसा करना, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना अगेन एक मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप मार्केट फॉल के टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका उल्टा नुकसान है। अब नुकसान कैसे है ये भी आपको बता देता हूँ। तो अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखें, जब भी मार्केट फॉल होता है, मार्केट फॉल होने का मतलब है कि जो भी स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट हैं ये एक्चुअली में आपको सस्ते में मिल रही हैं। जो स्टॉक अभी तक फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये में ट्रेड हो रहा था, अगर वो स्टॉक मार्केट फॉल होने के बाद अगर 800 रुपये में या 850 रुपये में ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर आपका उल्टा बेनिफिट है, क्योंकि आप उस स्टॉक को
सस्ते में बाय कर पाएंगे। जहां एक स्टॉक आपको 1000 रुपए मिल रहा था, अब वो स्टॉक आपको 850 रुपए मिल रहा है। तो मार्केट जब वापस अपने बुलिश रन में जाएगी, वो स्टॉक फिर से 850 रुपए से 1000 रुपए या उसके ऊपर की रेंज में जाएगा, तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर किसी म्यूचुअल फंड का NAV था 50, अगर उस म्यूचुअल फंड का NAV मार्केट फॉल के बाद हो गया है 47 या 46, तो आप यहाँ पर कम पैसों में म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा यूनिट बाय कर पाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो अब कम हो चुका है। तो जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट फॉल को एक्चुअली में एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा के वो या तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, या फिर एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोकते नहीं हैं। स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में करेक्शंस आना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली ओवर द टाइम स्टॉक मार्केट अपने आप को रिकवर करेगी ही करेगी, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएं। अगली मिस्टेक आ जाती है नॉट डॉक्यूमेंटिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। जितना ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट्स करना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी उन इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पे डॉक्यूमेंट करके रखना। आप जिस भी स्कीम में जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो गई है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, किस म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इन सभी को डॉक्यूमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप जानते हैं, आपको उन इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज है, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है और ज़रूरत पड़ने पर उन इन्वेस्टमेंट से पैसा बाहर कैसे निकालना है। लेकिन जो आपकी फैमिली है, हो सकता है कि वो उतनी अवेयर ना हो, उनको ना पता हो कि ये जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं इनसे पैसा बाहर कैसे निकालना है, इन इन्वेस्टमेंट्स को जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कैसे करना है। उन्हें ये नहीं पता कि आपने किस किस स्कीम के अंदर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो भगवान ना करे कि अगर किसी इन्वेस्टर को कल को कुछ हो जाता है, तो उसकी फैमिली पीछे सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि इन इन्वेस्टमेंट स्कीम से पैसा बाहर कैसे निकालना है। एटलीस्ट उनके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स एक सिरदर्दी नहीं बननी चाहिए। तो मेरा सजेशन यहाँ पर ये होगा कि हर 6 महीने में या फिर कम से कम हर 1 साल में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स की स्टेटमेंट निकाल के प्रिंट करके अपने घर में एज अ हार्ड कॉपी रखनी चाहिए, क्योंकि ये हार्ड कॉपीज़ ही एक्चुअली में एक असली सबूत होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स का, जो कि आपकी फैमिली के काम आ सकता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे पॉइंट्स, वो सारी मिस्टेक्स, और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो इनमें से बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने खुद भी की हैं। मैंने रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। जब मैं पहली बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, जो भी मेरी SIP चल रही थी, उन SIPs को मैंने पहले 3 साल में कभी भी स्टेप अप किया ही नहीं था। और तीसरी मिस्टेक ये कि एज अ बिगिनर मैंने कभी भी मार्केट फॉल का ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे पास पैसा रखा होता था, लेकिन मार्केट फॉल के टाइम में मैं कभी भी उस पैसे से कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता था। इनमें से कुछ मिस्टेक्स आप में से बहुत से लोगों ने की होंगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी खराब चीज़ नहीं है। और जिन लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं की हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 100% श्योर कि वो लोग ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक को मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर बताएं कि आपने इनमें से कौन सी मिस्टेक की है। और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।